एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी, आपकी कॉमर्स एजुकेटर एंड यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 भी कवर करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे। इस चैनल पे आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा दे। प्रिपरेशन, गाइडेंस, स्ट्रेटजी, हर चीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो आपके काम की हैं, जिसपे आपको काम करना है और जिसके लिए काम करना है। हर चीज रेलिवेंसी के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से आप तक पहुंचाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो और लोगों तक शेयर करिए। एंड अगर आप नए जुड़ना चाहते हैं, नए आए हैं इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आप अपनी तैयारी बहुत ही कंप्लीट वे में कर पाएंगे एंड बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर चीज आपको मिलती है यहाँ पे। तो मिस मत करिए ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर एंड लेक्चरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन कुछ खास है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जब भी एक बच्चा तैयारी शुरू करता है इस एग्जामिनेशन की, तो उसको ये पता होता है कि हाँ, अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है नेशन वाइड तो मुझे नेट क्लियर करना होगा, और अगर एक ही स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उस स्टेट का सेट क्लियर करना होगा। पर जब हम बात करते हैं सेट एग्जामिनेशंस की, तो हर एक स्टेट का सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, जिसके लिए काफी बच्चों को नेट एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और नेट एग्जामिनेशन आपको नेशन वाइड एलिजिबल बनाता है। और यस, इससे आप जेआरएफ अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए भी स्टाइपेंड मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए नेट का इंपॉर्टेंस एंड वेटेज काफी बढ़ जाता है। तो चलिए आज इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं। बातों को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और जिन पे आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। पेपर 1, पेपर 2 किस पे फोकस करें, फोकस एरिया क्या होना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या चीजें अगर लर्न हो जा रही हैं तो उन्हीं पे काम कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद आता है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या यूनिट वाइज प्रैक्टिस करें। जो आप सिलेबस पढ़ते हो, 10 यूनिट पेपर 1 की हैं, 10 यूनिट पेपर 2 की हैं, तो किस तरीके से चीजों को लेके चला जाए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी, नोट्स के लिए भी। फिर इसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे करें, कब करें, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना चाहिए, जिससे आप आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन तक पहुंच पाओ, उनको समझ पाओ एंड उनको अटेम्प्ट कर पाओ। फिर मॉक टेस्ट की बात आती है, तो यस, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप उसके लिए मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, और हाईली कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आता है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे उन सभी से जो बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। फिर इसके बाद यूनिट बाइफर्केशन कैसा हो, किस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाए जाने चाहिए, और क्या हमें टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, पूरा सिलेबस हमारे पास होता है, या हमें यूनिट वाइज चीजों को लेके चलना है, और यूनिट वाइज भी किस तरीके से। तो ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके भी यही सवाल है तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, और अगर आपके सवाल ये नहीं है, कुछ और है, तो मैं डेफिनेटली जो भी मैं सवाल लेके आई हूँ उसको जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, उससे आपके सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। जो भी आपको क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा रिसोर्स मटेरियल मिल जाता है। बेसिकली सोर्सेज हो जाते हैं आपके लिए एक जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे ही, अलग अलग, जो आपको हेल्प करते हैं क्यूमुलेटिवली आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। एंड सिलेक्शन के लिए हमेशा से जेआरएफ अड्डा काम करता आया है। इस बार जून 26 के लिए 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके लिए सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस हैं, जिसमें ये सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो मेंशन है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पेपर 1 एंड कॉमर्स के अलावा ये सारे और भी पेपर 2s हैं। पेपर 1 सबका कॉमन रहता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए सेवाएं जो है वो उपलब्ध हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। 1 बाय 1 हर चीज को समझते हुए चलेंगे। बट सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। क्या आप बिल्कुल बिगिनर हो, या आप रिपीटर हो, या आप जो है हाफ प्रिपरेशन अभी कर चुके हो, बिगिनर हो, फर्स्ट टाइमर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, तो कैसे क्या चीज आपको समझनी है। अब जो बिगिनर है वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 90 डेज का टाइम पीरियड है। जो रिपीटर है उसको अपने फ्लॉज पे काम करना है, अपनी कमियों पे काम करना है ना, इन पे काम करके आपको जो है चीजें मिलेंगी। और जो हाफ प्रिपरेशन डन है, मतलब की है तैयारी, 3-4 महीने से लगे हुए हैं, 2-3 महीने बाकी हैं, तो हमें जो है ये नहीं समझ आता कि अब क्या करें। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, स्टिल डर लग रहा है ना। तो आप सभी को भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं।
तो ध्यान से हर चीज को समझना, देखना और अप्लाई करना अपने अकॉर्डिंग। तो बिगिनर्स को भी बहुत हेल्प होगी और बाकी सबको भी हेल्प होगी ये वीडियो से, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। तो फोकस एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 किस पे हमें फोकस करना है। देखो, अगर पेपर 1 को लेके चलोगे, पेपर 2 को नहीं लेके चलोगे तो बात नहीं बनेगी। पेपर 2 को लेके चलोगे, पेपर 1 को लेके नहीं चलोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा बोला जाता है कि पेपर 1 जो है वो आपका जेआरएफ करवाता है, मतलब जो आपकी कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 200 नंबर से हमने 230 पे हम आ चुके हैं कि हमें 230 टारगेट करना पड़ेगा अगर हमें जेआरएफ चाहिए। तो ये जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 से नहीं कवर हो सकते। इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पेपर 2 से और 7 से 8 क्वेश्चन ही हमें पेपर 1 से लाने पड़ेंगे, तब जाके हम जो है इस गैप को पूरा कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे 230 नंबर अगर मुझे चाहिए तो 115 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं और पेपर 1 में आने वाले हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में आने वाले हैं 100 क्वेश्चन। तो 100 में से 100 यहाँ नहीं सही हो सकते, 50 में से 50 यहाँ भी नहीं सही हो सकते, बहुत रेयर होता है, आज तक तो नहीं हुए हैं, एक आधी बार अगर हुए तो अलग बात है, बट हाँ नॉर्मली जो है नहीं सही होते सारे क्वेश्चंस। तो 115 क्वेश्चन अगर मुझे सही करने हैं तो मुझे टारगेट जो है वो इस तरीके से बनाना ही पड़ेगा कि 35 और 75। अब यहाँ पे आपका जो पेपर 2 है इसमें आपको कम से कम 75 लेने हैं, पेपर 1 में कम से कम 35 लेने हैं। अब जब आप 35 क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपकी अलग अलग यूनिट हैं जैसे DI, RC, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये ऐसे यूनिट्स हैं, थोड़ा मेहनत एफर्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप 15 क्वेश्चन जो है अपने आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो और उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन की तैयारी आप कर सकते हो। बाकी आपके पास जो है बचे हैं क्वेश्चन जो 20-21 है ना, या 22 क्वेश्चन आपके पास है, ये 22 क्वेश्चन आपको जो है लेके आने हैं अपने बाकी बचे हुए 35 क्वेश्चन में से। तो यहां से आप जो है स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि किस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, कौन सी यूनिट आपकी स्ट्रेंथ है, वहां से आप फुल स्कोर करो। जो स्ट्रेंथ नहीं है उसको आप थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रिपेयर कर सकते हो। बट जब आप पेपर 1 को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मत सोचो कि भाई पेपर 1 ही करेंगे, पेपर 2 नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप पेपर 2 नहीं करोगे तो आपका नेट ही नहीं होगा, तो अगर नेट ही नहीं होगा तो जेआरएफ किस काम का। जेआरएफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पेपर 1 पे थोड़ी मेहनत करो, कम से कम 35 क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा करने की कोशिश करनी है। बट पेपर 2 आपको अगर नेट क्लियर करना है तो उसके लिए भी 210 नंबर तो चाहिए ही ना, 210 का टारगेट तो अचीव करना ही है, तो 105 क्वेश्चन तो वैसे भी चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। 75 क्वेश्चन अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ बस टॉपिक का बेसिक मीनिंग पता है तो काम बन जाएगा, तो ये काम आपका नहीं बनने वाला है। तो अगर ये काम करना है तो टाइम भी लगेगा, तो टाइम जो है वो आपको अप्रोप्रिएटली देना पड़ेगा। टाइम कंज्यूम आपका यहाँ पे होगा और वो टाइम आपको जो है डेली बेसिस पे निकालना पड़ेगा। 5 से 7 घंटे अब आपको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो है अब फिलहाल के लिए 90 डेज का टाइम है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपके लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि आप टॉपिक वाइज जाइए, और टॉपिक जो है वो कहां से निकलेंगे, वो PYQ से निकलेंगे। जो बिगिनर्स नहीं है उन्होंने करी है 2-3 महीने तैयारी, अभी 2-3 महीने और हैं, तो आपने 50 to 60% सिलेबस अपना कवर कर लिया होगा। वो सिलेबस को रिवाइज करना है और बाकी 40 to 50% सिलेबस जो है वो आपने कवर करना है अगर आप इन बिटवीन हो, है ना। और अगर आप रिपीटर हो तो मेक श्योर करिए कि आप जितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि जितने क्वेश्चन सही कर लिए वो आपके रिजर्व हैं, सिर्फ डिफरेंस पूरा करना है, नहीं, वो दोबारा से उतने क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस यूनिट में आप जो है वो वीक हैं। जिस यूनिट में आप वीक हैं उस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपने कवर करने हैं, और साथ ही साथ आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करना है। तो आपका ये जो टाइम है पेपर 1 पेपर 2 पे आप फोकस कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको जो है टाइम लगाना पड़ेगा। एंड पेपर 1 में कमी कर रहे हो तो पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 2 में कमी कर रहे हो तो पेपर 2 में फोकस करो। किस यूनिट में कमी हो रही है उस पर फोकस करो, क्या वो यूनिट को सही किया जा सकता है तो काम करो, नहीं किया जा सकता तो जो यूनिट्स अच्छे से हो रही हैं उनको और अच्छे से रिवाइज करो। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर आप ये चीज ध्यान में नहीं रखेंगे तो काम जो है वो सही से नहीं बनेगा। कौन सी यूनिट वीक है उस पर फोकस करके काम करना जरूरी है। रिपीटर्स के लिए ये चीज बहुत जरूरी है और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़े अगर हम
बात आती है नोट्स बनाएं या लर्न कर लें। अब जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है, जिनके पास 90 to 100 डेज है, उनको कोशिश करनी है कि वो बहुत ही शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट से भी शॉर्टेस्ट नोट्स बनाएं। वही चीज लिखे, कोई फॉर्मूला है जो आपको नया दिखा है ना। अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि आप लर्न करो। अगर आप अभी बिगिन कर रहे हो तो शॉर्टेस्ट नोट बनाओ, जितने छोटे से छोटे, कंसाइज हो सकते हैं, डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं। हाँ, अगर आप रिपीटर हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, तो उन नोट्स को अपडेट करना और उन नोट्स में जो चीजें नहीं पड़ी थी उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप उससे रिवीजन कर सकते हो। बट अगर आपके पास नोट्स हैं ही नहीं है तो बेटर है कि आप बहुत क्रिस्प नोट्स बनाएं, स्टैटिक पोर्शन लिखें और चीजें याद रखने की कोशिश करें। अब जो बिगिनर होगा उसको बहुत सारे नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि उसने टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज आप जब जाएंगे तो यहाँ पे PYQs के एनालिसिस के साथ ही जाएंगे, है ना। तो टॉपिक आपने छांट लेने हैं। पेपर 1 के 50 टॉपिक, पेपर 2 के 100 टॉपिक, और ये 150 टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। फिर उसके बाद आगे कहानी चलेगी। अगर आप ये कर लोगे 60-65 दिन में तो अच्छी बात है, फिर आप रिवीजन पे जा पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो अभी हाफ डन पे हैं, आपने नोट्स बना लिए हैं, जैसे भी बनाए हैं डिटेल में बनाए हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको जो नोट्स बनाने हैं वो उतने डिटेल में नहीं बनाने हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो 20-40% ही सिलेबस बचा है तो बना लो, फिर 1-1.5 महीना आपको रिवीजन के लिए देना है। अदरवाइज आप जो है शॉर्ट क्रिस्प नोट्स ही बनाते हुए चलो, एंड इस टाइम पे कोशिश करो जो नोट्स बने हुए उनको रिवाइज करो। एंड अगर नोट्स नहीं बने हैं तो आप जो रिवाइज कर रहे हो वीडियो से, PDF से, उनसे बहुत ही क्रिस्प वे में एक पेज उठाओ और उस यूनिट को जिसको प्रिपेयर आपने कर लिया है उसके बारे में लिखना शुरू करो कि क्या क्या चीजें मैंने कवर कर ली हैं, क्या क्या चीजें मुझे आती हैं। इससे क्या होगा, इससे आप रिकॉल कर पाओगे क्या कुछ आपको आता है और कितना आपने अच्छे से समझ के लर्न कर लिया है। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। हर किसी को नोट्स बनाना जरूरी नहीं होता, हर किसी के लिए नोट्स जो है वो एक तरीके से काम नहीं करते। नोट्स आपके खुद के होते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो डिटेल में नोट्स बनाओ, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स पे ही सीधा जंप आप करिए एंड ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न करने की कोशिश आपने करनी है। फिर PYQ एनालिसिस की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी टॉपिक वाइज आप जाएंगे, PYQs को एनालाइज करेंगे। सो ये PYQs एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करने वाले हैं, बिगिनर हैं, तो सबसे पहले PYQs ही आपको लगाने हैं और यूनिट वाइज आप PYQs लगाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार पूछा जा रहा है उसको नोट डाउन करो। ये टॉपिक को नोट डाउन करके आपने उसको कवर करना शुरू कर देना है। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में ये कहानी आपकी रहेगी। PYQs कितने लगाने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के लगा लो, नहीं पॉसिबल हो रहा एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो लगाने ही हैं। 2020 से लेके 25 तक के, 21 से लेके 25 तक के PYQs जरूर आपने लगाने हैं। 10 साल के पॉसिबल है तो वो भी अच्छा है, क्वेश्चन ही आपको हूबहू देखने को मिलेंगे कुछ तो पेपर में। अगर नहीं हो पा रहा 5 साल के कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। पेपर 1 में बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, तो एक अटेम्प्ट की आप जो है 2 से 3 शिफ्ट्स उठा सकते हो। आपके पास अच्छे खासे जो है क्वेश्चन पेपर इकट्ठे हो जाएंगे। 15 से 20 पेपर भी अगर आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि हर बार जो आपका पेपर बनता है अलग अलग शिफ्ट में बेशक होता है, बट पैटर्न उसका एक जैसा ही रहता है, मोर और लेस सेम ही होता है। तो ये चीज पे आपने ध्यान जो है वो रखना है। अब PYQs कितने लगाने हैं वो हो गया, व्हेन, जब बिगिनर्स हो तो स्टार्टिंग में ही लगाओ। अब आपने चीजें आधी कर ली हैं, अभी कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जैसे ही हम शुरुआत करते हैं यूनिट की तो PYQs एनालिसिस से करनी है। यूनिट कवर जैसे ही हो जाती है तो एक बार आप कंप्लीट यूनिट के जो है PYQs लगा सकते हो। इससे आपको जो है एप्लीकेशन करने में समझ आएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ गई है तो बहुत बढ़िया, यूनिट कवर होने के बाद भी PYQs लगाने हैं। पहले हमने देखा कि टॉपिक कहाँ से आया है, क्या आया है, फिर हमने जो पढ़ा था उसको अप्लाई किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये चीज अगर आप अभी प्रिपरेशन फेज में हो, 2-3 जो आपके यूनिट्स हैं वो बाकी है, पेपर 1 पेपर 2 के, मींस 20-30-40% सिलेबस बाकी है, तो आप ये चीज करो यूनिट बाय यूनिट। और अगर आपने जो यूनिट कवर कर लिए हैं उनके नहीं किए हैं तो लगा लो, है ना, ये चीज आपने करनी है। और अगर आप रिपीटर भी हो, इन केस यू आर रिपीटर, तो उस केस में भी आपने जो है PYQs को एक बार बहुत अच्छे से दोबारा एनालाइज करना है और आपको वो टॉपिक पे काम करना है जो टॉपिक आपके वीक हैं,
क्योंकि जितना ज्यादा अपनी वीकनेस पे काम करोगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि आप रिपीट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हो जो आपको करना था। तो वहां पे अगर आपने टॉपिक ही कम प्रिपेयर किए हैं तो उसको ऐड ऑन करो, अगर टॉपिक अच्छे खासे प्रिपेयर कर लिए हैं, रिवीजन नहीं की है तो रिवीजन करो, नोट मेकिंग पुअर थी तो उसको एनहांस करो, चीजें ऐड ऑन करो, एंड अपने जो है पीवाईक्यूज को एक बार और लगाओ। पीवाईक्यूज जितना ज्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो एनटीए के द्वारा ही पूछा जा रहा है, तो अच्छा खासा आइडिया आपको लगता है पेपर पैटर्न का। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या यूनिट वाइज। देखो स्टार्टिंग में जब आप एक यूनिट कवर कर रहे हो तो स्टार्टिंग में उस यूनिट को कवर करके यूनिट वाइज आप जो है एमसीक्यूज लगा सकते हैं, बट उसके बाद जब आपने मान लो 3 से 4 यूनिट्स कवर कर ली हैं तो अब आप उसके मिक्स एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करिए। मिक्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि जब साइमल्टेनियसली 2-3 यूनिट मेरे पास आ रही है तो मैं अपने जो माइंड में मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं यूनिट के अकॉर्डिंग वो मेरे अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में एट लास्ट आपकी 20 के 20 यूनिट्स 10 पेपर 1 की 10 पेपर 2 की एक साथ पूछी जाएंगी। तो मिक्स क्वेश्चन से आप जो है वो एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट जो होता है उसको फील कर पाते हो, एग्जामिनेशन का जो माहौल है वो आप फील कर पाते हो। एग्जामिनेशन फियर जो होता है या जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो समझ जाते हो, वो फील कर पाते हो, तो इस पे आप काम कर सकते हो, इसको इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती हैं। तो जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो लगाना जरूरी है, और पहले आप यूनिट वाइज भी लगा सकते हो, यूनिट बाय यूनिट कवर करके। आपको ये पता लगाना है कि कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक वीक है, यूनिट वाइज जाओ। आपको ये पता लगाना है कि हम कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं मिक्स, तो आप मिक्स लगाओ। दोनों जरूरी है, पहले यूनिट बाय यूनिट, यूनिट वाइज, देन उसके बाद मिक्स। 3-4 यूनिट हो गई है, मिक्स क्वेश्चंस लगाओ, है ना, जिसको हम मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। बस ये फर्क है कि मॉक टेस्ट में जो है आप बिल्कुल एकांत में बैठ के मॉक टेस्ट दोगे, 1 घंटे में टाइम बाउंड होगा। यहाँ पे टाइम बाउंड नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस ओरिएंटेड आपने चलना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको जो है चीजें समझ आएंगी, रीडिंग आपकी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इन चीज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसके बाद आता है मॉक टेस्ट कब और कैसे लगाएं। तो अगेन मॉक टेस्ट जो है या सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लगाओगे क्या, आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, इज इट। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन मॉक टेस्ट लगाएं तो ये जो है वो बिल्कुल गलत है। सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होता है, मॉक टेस्ट फिर कभी नहीं लगा पाओगे। आपको जो है लास्ट जो मंथ होगा, है ना, उसमें लास्ट मंथ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, 30 डेज बिफोर एग्जाम आपने कोशिश करनी है कि आप मॉक टेस्ट पे स्विच हो जाएं, जिसमें हम मॉक टेस्ट लगाएंगे ऑल्टरनेट डे, है ना, ऑल्टरनेट डे, या फिर 2 डेज या 2 मॉक्स इन अ वीक। 2 मॉक लगाने हैं एक वीक में, या फिर ऑल्टरनेट डेज आपने काम करना है। तो 2 दिन मॉक एक हफ्ते में और ऑल्टरनेट डेज, ये कहानी आपकी चल सकती है। अब मैं बीच में गैप के लिए क्यों बोल रही हूँ, कभी कभी मैंने ये भी सुना एक दिन में 2-2 मॉक दो, नहीं। अगर आप ऑल्टरनेट डे और या 2 मॉक लगाओगे एक वीक में तो यहाँ पे आप एनालाइज कर पाओगे। एनालाइज किस चीज को करना है, ऐसे तो होगा नहीं 150 में से 150 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपके रोंग हो रहे हैं, जो आंसर्स आपके रोंग हो रहे हैं, उसको एनालाइज करना है। क्यों हुआ, सिली मिस्टेक थी या टॉपिक आता ही नहीं था। अगर वो सिली मिस्टेक है तो भाई ये तो आप अपने हाथ पे खुद ही कुल्हाड़ा मार रहे हो पैर पे, है ना। अगर ये टॉपिक अनकवर्ड है तो अब ये देखो कि ये टॉपिक है कैसा, क्या वो टॉपिक है जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था यूनिट का, उससे रिलेटेड है तो करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। बहुत ही अनरिलेटेड अनयूजुअल सा टॉपिक है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपका ये जो टॉपिक है अनकवर्ड है, वो रिलेटेड टॉपिक है ना, यूनिट जो आपने 100% कवर की है उस यूनिट का है, तो आपको ये कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे ये चीज की थोड़ी सी जो है गड़बड़ कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। बात बनानी है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको ये चीज पे काम करना पड़ेगा। अब सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए रीडिंग इंप्रूव करनी है। तो यहाँ पे अगेन फोकस इंप्रूव करना है। तो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आप जो है अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे, टाइम बाउंड अपने आप को जो है प्रैक्टिस करवाएंगे, एंड कोशिश करेंगे, पेपर में 3 घंटे का टाइम है तो आप कम से कम 2 घंटा 40 मिनट, है ना,
2 घंटा 50 मिनट तक पहुंचो, कि यहाँ पे आपके पास 5 से 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट बफर जो है वो रहे कि आप क्वेश्चन को एक बार और दोबारा से चेक कर सको पूरे पेपर में। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, अब लास्ट के 30 दिन की तो मैंने कहानी बता दी, अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लास्ट के 30 दिन लगाने हैं। आप अभी भी जिस पॉइंट पे आप हो, अभी 80-90 दिन है हमारे पास, तो अभी भी जो है 2 मॉक्स इन अ मंथ आप लगा सकते हो। तो एक मंथ में 2 मॉक्स आपने अभी से शुरू करने हैं, फ्रॉम टुडे। अभी से आप शुरू कर दो, फिर उसके बाद लास्ट 30 डेज जो बचेंगे, लास्ट मंथ जो होगा उसमें आप ऑल्टरनेट या 2 मॉक्स इन अ वीक लगाओ। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो जेआरएफ से नेट पे आ जाओगे, नेट नहीं होगा 2-4 क्वेश्चन की वजह से, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, इस पे आपने काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यूनिट बाइफर्केशन कैसे करें और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कैसे करें। देखो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बना रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखो, 10 की 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने हैं, तो इन टॉपिक्स को कवर करना है। अब बात आती है हमारे पास मैम यहाँ पे यूनिट बाइफर्केशन कैसे होगी। तो आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, सो मेक श्योर आप एक टाइम पे दोनों यूनिट्स को कवर करें। दोनों यूनिट्स को कवर करना है, तो ये यूनिट बाइफर्केशन मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है। आपको ऐसा सही लगता है कर सकते हो, आपको थोड़ा चेंज लाना है अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड और बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सेम है काफी कुछ, तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे और काम डबल हो जाएगा। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कुछ चीजें सेम है, इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रीटीज वगैरह, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है ना। डीआई और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अपने आप में काफी बड़ी यूनिट है, तो उसके साथ आप डीआई प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलरली। एंड वैसे डीआई आरसी तो डेली ही प्रैक्टिस करना है, बट हाँ जो इसके ट्रिक्स एंड टिप्स है, इसमें ज्यादा डीआई प्रैक्टिस करना एक टाइम पे, वो चीज आप पॉसिबल कर सकते हो। बिजनेस फाइनेंस अगेन एक बहुत वास्ट यूनिट है, तो उसके साथ आप आरसी लगा लो, जिसमें आपकी रीडिंग हैबिट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर इसके बाद टैक्सेशन के साथ लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि टैक्सेशन में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा जो है अपने माइंड को उजागर करने की जरूरत होती है। लॉजिकल रीजनिंग आपका दिमाग खोलता है, तो यहाँ पे अच्छे से आपका जो है बैलेंस बनेगा। फिर हायर एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक्स थोड़ा बोरिंग होता है, हायर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स में काफी प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स होते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है, ग्राफ्स हैं, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ मार्केटिंग कर लो, मार्केटिंग में बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना, बट रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा बोर नहीं होने देता, इंटरेस्टिंग वे में चीजें चलती हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, यहाँ पे भी आप बोर नहीं होंगे। फिर आईसीटी के साथ बैंकिंग, बैंकिंग में बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, आईसीटी में बहुत सारी चीजें फैक्चुअल भी हैं, समझने वाली भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कम्युनिकेशन के साथ बीएम करना है ना, और साथ ही साथ जो है हम बिजनेस में ही कम्युनिकेशन कैसी हो ये भी सीखते हैं, तो ये थोड़ा सा रिलेट होता है, थोड़ा सा, बट आपको हेल्प करेगा इकट्ठे बढ़ने में। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ आपने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कर लेना है, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस काफी फैक्चुअल चीजें हैं, लर्न करने वाली चीजें हैं, बट प्रोविजन बेस्ड है, समझने वाली चीजें भी हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से समझ आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी जो है एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से आपको समझ आता है। तो ये जो है ये यूनिट बाइफर्केशन आपको ध्यान में रखनी है। ये यूनिट बाइफर्केशन में आप क्या करोगे, अब आपके पास 90 दिन है ना। अगर आप टॉपिक वाइज जा रहे हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के हैं, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, तो वो लो। दूसरी चीज, आपने कितने दिन में ये चीज कवर करनी है, 60 से 65 दिन, 60 to 65 डेज में आपने अपना सिलेबस जो है वो निपटा लेना है। सिलेबस के साथ साथ आपके जो शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं वो बन जाने चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है चीजें याद रखें हम, एंड हर महीने में 2 मॉक टेस्ट तो आपने देने ही हैं, मतलब आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे दे देने हैं, राइट। और मॉक टेस्ट जब दोगे तो रिवीजन करनी पड़ेगी, एंड मेक श्योर एक बार कंप्लीट रिवीजन जो है वो आपकी हो जाए, क्योंकि जब इसके बाद आप लास्ट मंथ में पहुंचोगे तो मॉक टेस्ट और रिवीजन इन्हीं का ही काम जो है वो रह जाएगा, राइट। तो ये चीज आपने अच्छे से कवर करनी है, और सिलेबस आप यूनिट वाइज कवर कर रहे हो अपना, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सी यूनिट के लेने हैं, जो आपकी वीक यूनिट है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, उसको 100% कवर करना है, एंड कोशिश ये करनी है कि कुछ भी छूटे ना। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे किसी यूनिट में, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट कर लो, दैट इज सफिशिएंट, बट करना जरूर है, किसी यूनिट को स्किप नहीं करना है ना। एक बहुत अच्छा डाउट ये भी होता है कि मैम क्या सारी यूनिट्स करनी जरूरी है, ऑल यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, है ना, आर कंपल्सरी। तो यस, ऑल यूनिट्स आर कंपल्सरी। अगर आप कोई भी यूनिट को स्किप कर रहे हो, आप सीधा सीधा 5 या 10 क्वेश्चन वहां पे छोड़ रहे हो ऑन एन एवरेज, और अगर सारे यूनिट्स कवर नहीं कर रहे हो,
ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपनी तरफ से 100% करके गए हो, कभी कभी हो जाता है एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वहां पे आप मार खा जाओगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है। 115 क्वेश्चन तो हमें सही करने हैं ना 150 में से, तो अगर यहाँ तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, है ना, और उसके लिए जो है हर यूनिट को अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि अगर जो यूनिट करके जा रहे हो उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा फिर तो सही बात है, बट कहीं कभी होता है, हो जाता है ना, तो वहां पे जो आपने चीजें बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ी हैं, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन के थ्रू जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। एक और खास चीज आपको बता दूं, पीवाईक्यूज एनालिसिस की हम बात कर रहे थे कि कब करने होते हैं, हाउ मैंने बता दिया, व्हेन थोड़ा सा रह गया था, इसको जो है कंटिन्यू कर लेते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस जो है हाउ कैसे करने हैं, तो यहाँ पे जब आप एनालाइज कर रहे हो, आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। अब अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिर तो वो पता होना चाहिए पूरा प्रोसीजर कैसे सॉल्व होता है और एक आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो है ये थ्योरी वाला है ना, ये जो है कोई इसमें मॉडल पूछा हुआ है, कोई थ्योरिस्ट पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे नाम बहुत होते हैं लोगों के, तो वो पर्सन जिसका नाम दिया गया है उसने क्या किया है, आपका आंसर तो एक होगा, बाकी तीनों ने क्या किया है वो आप अपना लिखो, है ना, वो आपको नोट कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद आंसर एक आ गया, तीनों के बारे में नोट कर लिया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे आपसे कोई प्रॉपर्टी है वो पूछ ली है, अजम्पशन पूछ ली है, अब आपको ये मेक श्योर करना है कि जितनी प्रॉपर्टी अजम्पशन दी गई हैं उसके अलावा भी जो प्रॉपर्टीज अजम्पशन है वो भी आप लर्न करो, और वो साथ ही साथ आपने जो है रिमाइंड कर लेनी है कि हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो ओवरऑल टॉपिक आपका जो है वहां पे कवर हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम कोई एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो जो एलिमेंट उसका आंसर है वो तो ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो कहाँ काम आते हैं, वो किससे रिलेटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। कोई मॉडल दिया गया है, एक मॉडल उसका आंसर है जो क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी 3 मॉडल किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है आपको थोड़ा सा जो है अच्छे से डीपली एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन मान के कवर करना है। अब हमारे पास मैम बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैथ्स का कॉलम में आ जाते हैं, तो मैथ्स का कॉलम में जो दिया गया है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, याद हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए दिमाग में। जब आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये चीज मेक श्योर करनी है ना, जब एनालाइज कर रहे हो पीवाईक्यूज तभी ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने कवर करना है। जैसे आप देखते हो क्लासेस में मैं जो करवाती हूँ वही करना है ना। आप जैसे अभी मैंने रिसेंटली पेड बैच में क्लास ली, इग्निशन बैच की, जिसमें हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन जो है वो 8-9 ही थे, है ना, बट मैंने वो क्लास लगभग 1.25 घंटे चली वो क्यों, क्योंकि जो भी एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट था वो हमने कवर किया, और हमने ये रियलाइज किया क्वेश्चन करते करते जो मैंने 2nd नंबर पे क्वेश्चन करवाया था उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन जो है वो 8th या 9th नंबर वाला भी था, तो वो टॉपिक से रिलेटेड मैंने पढ़ लिया था, पढ़ा दिया था, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो यही चीज आपको हेल्प करती है, तो ये चीज में आपने ध्यान जो है वो रखना है, ये चीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एक बार कोई टॉपिक पढ़ के उसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो हर बार आपके सही होंगे, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, और ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। नाउ यू आर गुड टू गो फॉर योर प्रिपरेशन, स्टार्ट करो प्रिपरेशन, नॉट जस्ट टू डू द प्रिपरेशन और जस्ट टू गिव द एग्जामिनेशन, बट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। क्लियर करोगे, क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो चीज रहेगी, है ना। आप बहुत सारे नेट सेट एग्जामिनेशंस हैं वो क्लियर अगर आप कर लेते हो तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, और साइड बाय साइड जो है अगर थोड़ा और एफर्ट डालते हो तो जेआरएफ क्लियर करके पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हो, इजी एंट्री हो जाती है कंपैरेटिवली, एंड साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। आई होप आपको हर चीज जो है अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट होता है, दिक्कत परेशानी है, तो अगर रह गया है कुछ भी सवाल तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाईली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। रेगुलर क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, सुबह 11 बजे जो है मेरी क्लास का टाइम रहता है यूट्यूब पे फॉर पेपर 2 कॉमर्स, तो आप कॉमर्स के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ, एंड शाम को 7 बजे जो है वो आपके लिए यूट्यूब पे ही पेपर 1 में मैं 3 यूनिट्स की तैयारी करवा रही हूँ, जो कि है आरसी, डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 3 यूनिट्स को हम कवर कर रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया है, कुछ खास हो रहा है,
बेनिफिट जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को इस तरीके से करिए कि आपका जो सबसे ज्यादा समय जाता है जिन यूनिट्स में, जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में या पेपर में करने में, वो बहुत कम हो जाए और आपके पास बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाए और वो टाइम को आप बाकी पेपर में सॉल्व कर सको, यूज कर सको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहती हैं, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जो भी टॉपिक बताए हैं, जो भी सारे क्वेश्चंस थे, आई होप वो सारे क्वेश्चन आपके सही से सॉल्व हो गए हैं, मैंने कंसीडर कर लिए हैं, केटर कर लिए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much. Bye bye and take care.